हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो आज से हम लोग जनरल नॉलेज का शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट में बने रहते हो तो आपका आरआरबी 2024 यानी यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है जनरल नॉलेज का, उसमें जो आपके 15,000 क्वेश्चन है वो, प्लस एसएससी का जो आपका मोटा बुक है जिसमें अराउंड 20,000 के आसपास क्वेश्चन है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी हम लोग जनरल नॉलेज में टोटल 35,000 क्वेश्चन कर लेंगे। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। तो अगर आप कोई भी एसएससी का तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, आप बस 5 मिनट मेरे को दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, खास करके जनरल नॉलेज को, ठीक है, जनरल नॉलेज में आपको अच्छा नंबर लाना है, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा थ्योरी करने के बाद आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू करने के बाद आपको करना होगा मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो मैं आपको आज एक साइंटिफिक अप्रोच भी बताऊंगा और बताऊंगा भी कि हम लोग कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जनरल नॉलेज में, जैसे कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज में आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोग अपना जनरल नॉलेज का स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे? हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में भी कौन सा वाला पार्ट? तो एंशिएंट हिस्ट्री से। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट में बने रहते हो तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ, या मान के चलिए मैं आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ाया, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ाने के बाद उसके बाद मैं तुरंत आपको क्या करूँगा? पीवाईक्यू करवा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो थ्योरी करवाया उससे मेरे पीवाईक्यू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ जो मेजर दिक्कत आता है वो यही तो आता है कि आप लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नाम देख के तो जाते हो, लेकिन वहां पे आपको थ्योरी जरूर करवाया जाता है, लेकिन आपको पीवाईक्यू नहीं करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करवाया जाएगा? यहाँ पे आपको थ्योरी करवाया जाएगा और साथ में आपको जनरल नॉलेज का पीवाईक्यू भी करवाया जाएगा। कौन कौन सा बुक हम लोग कवर करेंगे? हम लोग यूथ आरआरबी का जनरल नॉलेज का बुक कवर करेंगे, साथ में जो आपका एसएससी का बुक है उसको कवर करेंगे। सर आखिर क्या जरूरत है, हम रेलवे के स्टूडेंट है, आखिर हमें क्या जरूरत है कि हम एसएससी का बुक लगाएं? तो दोस्तों जरूरत है। रेलवे ने कब एग्जाम लिया था? 2022 में एग्जाम लिया था। आपको पता भी है 3 साल में क्या पैटर्न चेंज हुआ? नहीं पता चला ना आपको। और दूसरा चीज, एसएससी हो या रेलवे हो, दोनों को एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है? टीसीएस है। तो अगर हम टीसीएस के बारे में जानते हो आप, तो आपको पता होगा कि टीसीएस अपने क्वेश्चंस को क्या करता है? बहुत ही ज्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो हम लोग यूथ पब्लिकेशन से बुक से भी क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम लोग एसएससी से भी करेंगे। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि अगर रेलवे अप एंड डाउन कुछ भी करेगा तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, आप मुझे अपना 60 दिन दे दीजिए और 60 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा, दोस्तों बताओ आपको जनरल नॉलेज में कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर हमें कॉन्फिडेंस आया। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किसका? तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपना आज का एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में जो आज आपका क्लास होने जा रहा है वो किसका होने जा रहा है? प्री हिस्ट्री का होने जा रहा है। प्री हिस्ट्री हम लोग करेंगे। प्री हिस्ट्री करने के बाद आज हम लोग इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो क्लास नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्लास नोट्स के लिए, क्लास नोट्स को आपको प्रिंट आउट करवा लेना होगा। इसके लिए आपको क्या कर दिया गया है? इसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है रेलवे जीके 2025 के नाम से। तो जो भी आपका क्लास होगा उस क्लास ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा? उस क्लास ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इससे आपको जो भी क्लास होगा उसके नोट्स आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसको आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आउट करवाओ, लिखना चाहते हो खुद से तो लिखो। इस नोट्स का आपको खासियत क्या होगा? इस नोट्स का खासियत ये होगा कि ये स्मार्ट समरी बेस्ड होगा। इसमें आपको माइंड मैप होगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, अगर हम नोट्स का बात करें तो इसमें आपके जीके के, जीएस के सारे टॉपिक कवर होंगे। अगर आप ये नोट्स परचेज कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस नोट्स में आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर इस नोट्स को बनाया गया। इस नोट्स में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ मिलने जा रहा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे पास प्लान 1 ये है कि अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जब मैं आपको स्टैटिक जीके बोल रहा हूँ तो
यहाँ पे हम लोग टोटल 100 टॉपिक करने वाले हैं स्टैटिक जीके में। मैं बोल रहा हूँ ना कि 60 दिन में आप लोग जीके में क्या बोलोगे, आप जीके में ये बोलोगे कि सर जीके से तो अब एकदम डर नहीं लग रहा है, अब मुझे क्या हो गया, मुझे प्यार हो गया, आपने जीके से प्यार करवा दिया। दोस्तों क्यों नहीं होगा, अच्छा आप खुद बताओ ना। मैं आपको 35,000 क्वेश्चन करवाऊंगा, थ्योरी करवाऊंगा, इससे ज्यादा भी कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है दोस्तों। मैं आपको हर सप्ताह रिवीजन करवाऊंगा। अब बोलो, आप लोग पक्का डेफिनेटली देखना जीके में आप काफी अच्छा करोगे। जीके से अभी आप लोग डरते हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं 60 दिन के बाद जीके आपसे डरेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। तो आप अगर प्लान 1 लेते हो तो इसमें आपको कंप्लीट जीके का नोट्स मिल जाएगा कितने में, 499 में। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता है कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इन सारे नोट्स को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये आपका 1000 पेज से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पर पेज आपको कितना पड़ रहा है, 0.50, मतलब एक तरह से कितना, 50 पैसे आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो नोट्स अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। 20 मई तक आपको 499 आपको पे करना है। आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डाउट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जितना भी ई बुक है आपको मिल जाएगा, फॉर्मूला सीट मिल जाएगा, जैसे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में जो यूज होता है वो मिल जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जो कि एग्जाम के टाइम आता है, आपको अलग से परचेस करने का जरूरत नहीं है, और साथ में आपको 1 लाइनर नोट्स भी मिल जाएगा। तो ये हमारा प्लान 1 है, ये आपका एक तरह से कंप्लीट पैकेज है। आपको एसएससी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आपका ये यूजफुल हो जाएगा। अगर आप 20 मई के बाद पे करते हो तो आपको 699 पे करना होगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का चाहिए तो आपको 299 पे करना होगा, और किसी को केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पे करना है चाहिए उनको तो आप 199 पे कर देना। हमारा ग्रुप बन चुका है, हम उसमें आपको ऐड कर देंगे। और अगर आप ये कॉम्बो वाला लेते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, 499 में आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे, और ये हमारा टेलीग्राम आईडी है कोसी की आज 2024, इस पे आप जुड़ जाओ ताकि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपको बुक चाहिए यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्या मिलता है, फ्री मिल जाता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना पहला टॉपिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जो आपका हिस्ट्री होता है इसका मतलब होता है पास्ट का क्या करना, पास्ट का स्टडी करना। वैसा सब्जेक्ट जिसमें आप पास्ट के बारे में अध्ययन करते हो, अतीत के बारे में अध्ययन करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। तो सवाल आता है, क्या हम सारे चीज़ को हिस्ट्री बोलेंगे, अभी से जितना भी हमारा पास्ट है उसको हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे? तो हम लोग सारे चीज़ को हम लोग हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। इतिहास आप उसी भी चीज़ को बोल सकते हो जिसका आपके पास क्या हो, जिसका आपके पास प्रूफ हो, जिसका आपके पास एविडेंस हो। जैसे कि आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, जैसे कि आपके पास सिक्का होगा, या आपके पास कोई स्टैचू है, या कोई मान के चलो कोई जो जानवर है उसका लाश है, ऐसा कुछ भी है आपके पास, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको प्रूफ चाहिए। तो अब जो हमारा प्रूफ होता है ना, वो भी 3-4 तरीके का हो सकता है। जैसे आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है लिखा हुआ सोर्सेज, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये क्या है, ये आपका लिखा हुआ सोर्स है। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको अपने अतीत के बारे में पता चलता है। तो या तो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स होना चाहिए, जैसे सिक्का वगैरह होना चाहिए, या तो वो लिटरेरी के फॉर्म में हो यानी लिखा हुआ होना चाहिए, या तो वो क्या हो, डिस्क्रिप्शन हो किसी फॉरेन ट्रैवलर्स का। फॉरेन ट्रैवलर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो दूसरे सेनानी आए हुए थे, दूसरे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उनके किताब में हमारे इतिहास के बारे में क्या वर्णन है, वो सब चीज़ मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए, हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट का स्टडी करना। सारा कुछ हिस्ट्री नहीं हो सकता है, हिस्ट्री होने के लिए आपके पास सोर्सेज होना चाहिए। वो सोर्सेज आपके पास या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, या आपके पास लिटरेरी सोर्सेज हो, या आपके पास रिलीजियस सोर्सेज हो, या किसी फॉरेन ट्रैवलर्स के किताब में वो चीज़ वर्णन हो। सवाल यहीं से आता है कि जो आपका हिस्ट्री है वो कहाँ से आया है, हिस्ट्री कौन से शब्द से मिलके बना हुआ है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो आपका हिस्ट्री है ये एक ग्रीक वर्ड होता है, हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड क्या है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से ही आपका क्या निकला है, हिस्ट्री निकला है। जो आपका हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया को कौन सा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया का ही मतलब क्या होता है, हिस्ट्री होता है। और हिस्टोरिया और हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, पास्ट।
पास से संबंधित जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वही क्या होता है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री आपका एक ग्रीक वर्ड है, क्या है आपका? यूनानी शब्द है। हिस्ट्री कैसा शब्द है? आपका एक यूनानी शब्द है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ इतिहास का जनक किसको बोलते हैं, हिस्ट्री का फादर कौन है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि हेरोडोटस जो है उसी को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हेरोडोटस ने एक बुक लिखा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिका बोलते हैं। और फादर ऑफ हिस्ट्री भी हम किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब बताते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम लोग को इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री को हमारे सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और आपको मॉडर्न इंडिया। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। तो अब आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया पढ़ने से पहले कि जो हमारा टाइम स्केल होता है हिस्ट्री में वो क्या होता है। तो मैं आपको टाइम स्केल दिखा देता हूँ। ये जो आपका यूजेज ऑफ डेट्स होता है जिसमें आप BC पढ़ते हो, AD पढ़ते हो, इसका आखिर क्या मतलब होता है मैं अब आपको वो समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रॉपर अच्छे से करेंगे। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख लिख के समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर अभी तो हमारा 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी हमारा 2025 चल रहा है। अच्छा, कभी 2025 आज है तो कभी 1000 भी रहेगा। आप बोलोगे यस सर 1000 भी रहेगा। कभी आपका 500 भी रहा होगा, कभी आपका 100 भी रहा होगा और कभी आपका 1 भी रहा होगा। आप ये बात बोलोगे बिल्कुल सर ये बात है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं AD। ठीक है, तो AD का क्या मतलब हो गया? इधर जब आप राइट की ओर जाओगे तो आपका 1 के बाद 100, 100 के बाद 200, 300, 400, 500 इस टाइप से बढ़ते जाएगा। हिस्ट्री में जो हमारा टाइम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट। जब आप राइट की ओर जाओगे तो जो हमारा टाइम होता है वो बढ़ते जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब भी आप राइट की ओर जाओगे हिस्ट्री में तो जो आपका टाइम होगा वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और जो हम लोग अभी आपके घर में जो कैलेंडर होता है, ये जो आप 2025 बोलते हो या आप 2024 बोलते हो, ये कौन सा कैलेंडर होता है? तो इसको हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं। कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? जॉर्जियन कैलेंडर इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत बार सवाल में क्वेश्चन आ जाता है कि हम अपने घर में जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं, तो हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। सवाल यही आता है कि बताओ जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस सिद्धांत पे बेस्ड है। तो जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर होता है दोस्तों, ये हमारा जो क्राइस्ट थे, जो हमारे क्राइस्ट थे जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ के ऊपर बेस्ड है। क्या किसके ऊपर बेस्ड है? क्राइस्ट के बर्थ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप समझते जाइए, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर ही आपका जॉर्जियन कैलेंडर बेस्ड है। अब ये जो AD आप देख रहे हो, ये जो 1 है, यही AD क्या है? यही वो पीरियड है जब आपके जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था हमारे अर्थ पे। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट कब था? तो ये जो आपका AD दिख रहा है, यहीं पे आपका जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे यस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, जब भी आप AD के बाद लेफ्ट की ओर जाओगे तो आपका क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। और जब आप राइट की ओर जाओगे तो भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो 2025 है, 1000 है, तो AD के बाद अगर आप लेफ्ट आ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। 2025 से आप AD की तरफ आ रहे हो तो आपका टाइम स्केल क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन वही देखो जब आप AD के बाद राइट की ओर जा रहे हो, जिधर आपका पेन हाथ पकड़ते हो उधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका टाइम बढ़ रहा है। उसी टाइप से जब हम AD से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। तो कभी हमारा 100 भी रहा होगा, आप बोलोगे यस सर। कभी हमारा 500 भी रहा होगा, आप बोलोगे यस सर। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, ध्यान से सुनिए। 500, फिर आपका क्या होगा? कभी 1000 भी रहा होगा और कभी आपका 2500 भी रहा होगा और कभी आपका अननोन टाइम भी रहेगा, यानी वैसा टाइम जिसका अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब भी आप AD के साथ लेफ्ट में जाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं 100 BC, इसको हम लोग बोलते हैं 500 BC, इसको हम लोग बोलते हैं 1000 BC, इसको हम लोग बोलते हैं 2500 BC, इसको हम लोग बोलते हैं अननोन BC। दोस्तों आखिर इस BC का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने में 100 साल बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने में 500 साल बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने में 1000 साल बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने में 2500 साल बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अननोन टाइम बाकी है। तो एक बात आपको तो क्लियर हो गया कि जो हमारा
कैलेंडर जो हम लोग घर में यूज करते हैं इसको हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं, और ये हमारे जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर बेस्ड है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि बताओ बच्चों बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप तुरंत बोल देना कि देखो सर बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है आपका फुल फॉर्म? बिफोर क्राइस्ट। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे बताओ बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं बिफोर कॉमन एरा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बिफोर कॉमन एरा। और ये सारा आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो एक भी आपको छोड़ना नहीं है। कभी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ एडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडी को हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। और आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछे कि बताओ जो तुम्हारा एनो डोमिनी है ये कौन सा भाषा से आया है, तो आप बोल देना ये एक लैटिन भाषा से आपका आया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, आप लोग जानते हो कि बुद्धा थे हमारे इंडिया में बुद्धा थे। अगर आपसे कभी भी पूछे कि बताओ दोस्तों कि जो हमारे बुद्ध भगवान थे उनका जन्म ईयर क्या है, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा बुद्ध थे उनका जो जन्म ईयर था ये था 563 BC। समझ में आ गया? अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि बताओ बच्चों जो हमारे बुद्ध थे उनका डेथ कब हुआ था, तो आप बोल दोगे कि सर देखो जो हमारे बुद्ध भगवान थे उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 483 BC में। तो सवाल आपको यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि भाई डेट तो हमारा बढ़ता है तो ये घट कैसे रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? BC है। तो जब भी आप AD से पहले लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका जो डेट होगा वो क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था तो क्राइस्ट को जन्म लेने में कितना साल बाकी था? 563 BC था। और जब बुद्ध भगवान डेथ कर गए थे तब भी जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में कितना टाइम बाकी था? तो 483 BC था। तो इससे आप निकाल सकते हो कि जो हमारे बुद्ध भगवान थे वो कितने साल जिए थे। तो आप बोलोगे कि सर जो हमारे बुद्ध भगवान थे वो 80 ईयर्स जिए थे। इतना बात आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ जो हमारे महावीर स्वामी है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप बोल दोगे कि सर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में। ठीक है, मैं पूछूंगा बताओ महावीर स्वामी का जो डेथ था वो कब हुआ था, तो आप बोल दोगे 468 BC में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उस वक्त जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 540 वर्ष बाकी था। और जब महावीर स्वामी का डेथ हुआ उस वक्त जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में 468 BC बाकी था। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि बताओ महावीर स्वामी कितने साल जिए थे, तो आप तुरंत बोल दोगे 72 ईयर्स जिए थे। इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ तक वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया एनो डोमिनी से पहले, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो जैसे अगर आपसे कभी भी पूछे, जैसे मान के चलो आप सारे लोग जानते हो औरंगजेब को। किसको जानते हो? औरंगजेब को। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ औरंगजेब का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1618 में हुआ था। और कब तक वो जिंदा रहे थे, तो आप बोलोगे 1707 तक थे। ठीक है, तो ये तो हमारा इस सीक्वेंस में आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, इधर राइट की ओर बढ़ते जाता है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जब औरंगजेब का जन्म हुआ था, औरंगजेब का जन्म जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1618 ईयर के बाद किसका जन्म हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था। इतना बात समझ में आ गया। यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1618 ईयर के बाद आपका औरंगजेब का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया। और आपसे पूछेगा कि जो औरंगजेब है उसका डेथ कब हुआ था, तो आप बोलोगे जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1707 ईयर के बाद आपका औरंगजेब का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो औरंगजेब कितना दिन जिया था, तो आप तुरंत बोल दोगे 89 ईयर। इसको आप अपने ऊपर भी इमेजिन करके समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1998। सपोज करते हैं, मान लेते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है क्या है? 1998। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के 1998 ईयर के बाद मेरा जन्म हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का मान लो 2000 है डेट ऑफ बर्थ, तो वो ये समझेगा कि उसका जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 2000 साल के बाद उनका जन्म हुआ है।
आई होप आपको ये टाइम स्केल समझ में आ गया होगा। तो यही आपका ये टाइम स्केल आपके सुंदर से नोट्स में काफ़ी अच्छे से लिखा गया है कि जो हमारा कैलेंडर यूज होता है इसको हम लोग कौन सा कैलेंडर बोलते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं। और ये किस पे बेस्ड है, क्रिश्चियन का कैलेंडर होता है और ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर बेस्ड होता है। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डैमनी, और एडी जो है हमारा लेटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो इंडियन हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री। तो मैं अब आप लोग को हिस्ट्री का कुछ टाइम स्केल बताता हूँ ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, बाकी नोट्स तो आपके पास रहेगा ही। दोस्तों देखिए, जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, जो कि हमारे सिलेबस में है, हमने क्या किया है, हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, तो आप सारे तो जानते ही हो, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो आपका हिस्ट्री होता है इसको हम लोग जो पहला पार्ट आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसको करने जा रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो हमारा हिस्ट्री जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। मैं आपको बताऊंगा भी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है। फिर होता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो होता है, स्पेलिंग मत जाना, नोट्स में आपका सब कुछ सही लिखा हुआ है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और फिर होता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। तो आप लोग यही चीज़ पूछोगे ना सर कि सर ये बताओ, आपने ये तो लिख दिया कि हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, इस इतिहास का हिस्ट्री का वह समय जिस समय जो हमारे मानव थे उनको ना तो लिखना आता था ना तो पढ़ना आता था, उस टाइम के पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा हिस्ट्री का टाइम है जिस टाइम जो मनुष्य होता था उसको ना तो लिखना आता था ना तो उसको क्या आता था, ना तो उसको पढ़ना आता था। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलता है, तो इसका इन्फॉर्मेशन केवल हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये वह टाइम है जिस वक्त जो मनुष्य था ना तो उसको लिखना आता था ना तो उसको पढ़ना आता था। तो सवाल आता है कि इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसका जानकारी हम लोग को मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है दोस्तों, इसको हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया है और चारों पार्ट आज हम लोग खत्म कर देंगे। दोस्तों जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका जो पहला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं पैलोलिथिक पीरियड। क्या बोल देते हैं इसको, इसी को हम लोग बोल देते हैं पैलोलिथिक पीरियड। इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। फिर आता है आपका मेजोलिथिक पीरियड। क्या आता है आपका, मेजोलिथिक पीरियड। ये भी आपका किसका पार्ट है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का ही पार्ट है, ठीक है। फिर होता है आपका न्यूलिथिक पीरियड। क्या होता है दोस्तों, तो आपका होता है न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। और जो आपका लास्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा हिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम मानव को ना तो लिखना आता था ना तो पढ़ना आता था। तो इसका जानकारी कहाँ से मिलता है सर, तो इसका जानकारी हम लोगों को मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, यानी पुरातात्विक साक्ष्य से हम लोगों को मिलता है। जो हम लोगों का प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलोलिथिक पीरियड, इसी को हम लोग मेजोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसी को हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो हमको समझ में आ गया। सवाल आता है अब यहीं से कि बताओ प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ बच्चों प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, तो आप बोलोगे प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो वैसा काल है जिस टाइम जो हमारा मानव जो है वो लिखना तो जान गया था लेकिन उसके लिपि को आप पढ़ नहीं सकते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड ये है कि इस काल में, इस टाइम पीरियड में जो हमारे मनुष्य थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो लिखते थे, वो पहाड़ों के ऊपर कुछ लिखे थे तो उसको हम लोग पढ़ना नहीं जान पाए थे। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम जो हमारे मनुष्य थे उनके द्वारा जो भी लिखा गया लिपि था, लिपि यानी वर्ड, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन
उसके हम लोगों को क्या मिले हैं, उसके हम लोगों को सबूत मिले हैं, ठीक है, उसके हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करें कि इस टाइम पीरियड का अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, तो इस टाइम के जानकारी के लिए फिर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे ही भरोसा करना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट पे ही भरोसा करना होगा। अगर आपसे बात करें कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो क्या है, तो आप तुरंत बोल दोगे उसका सबसे बड़ा प्रूफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो क्या है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसी को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग सिंधु सभ्यता बोल देते हैं। अब सवाल आता है कि जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है क्या वो भी डिवाइडेड है फर्दर, तो जी हाँ, जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसको भी हमने डिवाइड करके रखा है। जो हमारा सिंधु सभ्यता है ये हमारा किस में आता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। सवाल यहीं से आता है कि बताओ जो हमारा ब्रोंज सिविलाइजेशन आता है, ब्रोंज आता है, ये किस में आता है, तो ये भी आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। हड़प्पन किस में आता है, तो हड़प्पन भी आपका किस में आता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही आता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रो हिस्टोरिक पीरियड में क्या आता है और प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या आता है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड का, तो दोस्तों देखो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हिस्टोरिकल पीरियड जो है ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपका आया है। कौन आया है, तो आपका हिस्टोरिकल पीरियड आया है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, तो जो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है ये एक ऐसा पीरियड है जिसका हमारे पास रिटन प्रूफ भी है, जिसका हमारे पास क्या है, जिसका हमारे पास रिटन प्रूफ भी है। और इस टाइम जो भी चीज़ लिखा गया था उसको हम लोग क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे, यानी हम लोग उसको स्टडी भी कर सकते थे, ठीक है। जो आपका वैदिक काल आता है, जो आपका वैदिक पीरियड आता है दोस्तों, ये भी आपका हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर ही आता है। जो आपका हिस्टोरिकल पीरियड है इसी के अंदर आपका क्या आता है, इसी के अंदर आपका वैदिक पीरियड भी आता है। हिस्टोरिकल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपको विदेशी यात्रा, जो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनका प्रूफ मिलता है, उनके द्वारा लिखा हुआ किताब आपको मिलेगा, आपको लिटरेरी सपोर्ट मिलेगा, जो आपके ग्रंथ वगैरह वो सब भी किस में मिलेंगे, आपको हिस्टोरिकल पीरियड में ही मिलेंगे। जो आपके आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हैं वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, वो भी आपको हिस्टोरिकल पीरियड में मिलेंगे। यानी ये एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम जो चीज़ लिखा गया है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और जो भी है जो आपका पीरियड है उसको हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। यानी इसमें ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपको आर्कियोलॉजिकल भी मिलता है, आपको फॉरेन ट्रैवलर्स का बुक भी मिलता है और आपका लिटरेरी भी मिलता है, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में अभी तक आपको बस आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिल रहे थे, आपको रिटर्न का सबूत, अच्छा हाँ इसमें रिटर्न का सबूत तो मिला था लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं सकते थे। इसमें क्या था, इसमें ना तो आपको लिखने का सबूत मिल रहा था, ना तो आपको कोई ना तो हम उसको पढ़ सकते थे। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग को लिखने का सबूत मिल रहा था लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड में आपको लिखने का सबूत मिल रहा था, उसको हम लोग पढ़ भी सकते थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे और फिर हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ेंगे। जब आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब आपका प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक और आपका हिस्टोरिकल पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझना आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया कि हम लोग एंशिएंट इंडिया का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और अपना हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक तो हमने स्टोन एज बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एज बोलते हैं। जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं यानी पाषाण युग, और एक को हम लोग बोलते हैं मेटल एज। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एज। मेटल एज को हम लोग बोलते हैं धातु युग। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग कॉपर एज भी बोल देते हैं। समझ में आ गया। जो आपका स्टोन एज है, जो आपका स्टोन एज है इसको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और अपना न्यूलिथिक पीरियड। समझ में आ गया। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड होता है दोस्तों ये आपका 8000 BC तक जाता है, एक अननोन पीरियड से, वैसा टाइम जिसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी इसी टाइम से आपका इतिहास का शुरुआत हुआ होगा।
वैसा टाइम पीरियड जो आपका किसी को नोन नहीं है। तो अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक, यानी जीसस क्राइस्ट के 8000 साल पहले जन्म होने से, जीसस क्राइस्ट के 8000 साल पहले जन्म होने के, यानी जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में कितना टाइम था, 8000 साल बाकी था। तो वैसे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, 8000 बीसी का यही मतलब हुआ कि जीसस क्राइस्ट को अर्थ पे जन्म लेने के लिए अभी 8000 साल बाकी था। जो आपका मेजोलिथिक पीरियड होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 8000 बीसी से 4000 बीसी तक, यानी जीसस क्राइस्ट के 4000 साल जन्म लेने से पहले तक आपका मेजोलिथिक पीरियड लाई कर रहा था। 8000 से 4000 बीसी तक आपका मेजोलिथिक पीरियड। और जो आपका न्यूलिथिक पीरियड था, ये आपका 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक आपका एग्जिस्ट करता था। ये बात आपको समझ में आ गया। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को अब ख़त्म करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो आप लोग अपना दिमाग अब एकदम इस बोर्ड पे ध्यान से देखिए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे थे, जिसका मैंने आपको एक तरह से बेसिक करवा दिया है। ठीक है, तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसी को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम ना तो मनुष्य को बोलना आता था, ना तो लिखना आता था। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक स्टोन एज और एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो एक को हम लोग बोल देते हैं मेटल एज। ठीक है, जो आपका स्टोन एज होता है दोस्तों, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो आपका स्टोन एज है दोस्तों, ये आपका फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, तो पैलोलिथिक पीरियड। कौन कौन सा दोस्तों, तो आपका पैलोलिथिक पीरियड, फिर क्या आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे मेजोलिथिक पीरियड। क्या बोलोगे, मेजोलिथिक पीरियड। और फिर क्या बोलोगे, फिर आप तुरंत बोल दोगे न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, जो आपका पैलोलिथिक पीरियड होता है, इसी को हम लोग पूरा पाषाण बोलते हैं, इसको हम लोग मध्य पाषाण बोलते हैं, और इसको हम लोग नव पाषाण बोलते हैं। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, ये कब स्टार्ट हुआ, इसका कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अननोन टाइम पे ये स्टार्ट हुआ, जिसका जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन कब तक चला, तो आपका 8000 बीसी तक चला, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 8000 साल पहले ये सभ्यता, ये पैलोलिथिक पीरियड क्या हुआ, खत्म हो गया। मेजोलिथिक की बात करें तो मेजोलिथिक जो है वो आपको 8000 बीसी में स्टार्ट हुआ और 4000 बीसी तक चला। कितना चला, 4000 बीसी तक चला। और अगर हम न्यूलिथिक की बात करें तो ये आपका 4000 बीसी से स्टार्ट हुआ और आपका 2500 बीसी तक आपका चला। बात करें अगर हम मेटल एज की, तो जिसको हम लोग कॉपर एज भी बोलते हैं, ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारा 3000 बीसी से स्टार्ट हुआ था और आपका 2000 बीसी तक चला था। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैलोलिथिक पीरियड। पैलोलिथिक पीरियड क्या है, तो दोस्तों देखिए, जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैलोलिथिक पीरियड को ही हम लोग बोल देते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोल देते हैं, पूरा पाषाण काल। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है दोस्तों, ऐसा माना गया है कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, ये आपके हिस्ट्री का, जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, ये आपके हिस्ट्री का कैसा टाइम है, तो ये हिस्ट्री का आपका प्रारंभिक समय है। क्या है, आपका प्रारंभिक समय, यानी हिस्ट्री इसी टाइम से आपका क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, इस टाइम के जो मनुष्य थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो उसी को हम लोग आदि मानव बोलते थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो हमारा आदि मानव होता था, वो पैलोलिथिक के कौन से पीरियड में, मतलब किस पीरियड में होता था आदि मानव, तो आप बोलोगे पैलोलिथिक पीरियड होता था। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, इस टाइम के जो आपके ह्यूमन होते थे, वो क्या होते थे, वो आपके खाद्य संग्राहक होते थे। यानी जो आपके पैलोलिथिक पीरियड के जो भी मनुष्य थे, आदमी थे, वो आपका क्या करते थे, फूड को स्टोर करने का काम करते थे। क्या करते थे, फूड को स्टोर करने का काम करते थे। जो आपके पैलोलिथिक पीरियड के जो आपके आदमी थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका बस मेन उद्देश्य यही था कि उनका जो अपना स्टोमच है, उनको अपना बस खाना, पेट भरना है। क्या है उनका मेन उद्देश्य, पेट भरना है। समझ में आ गया। और इस समय का अगर हम बात करें पैलोलिथिक पीरियड का, जो सबसे बड़ा डिस्कवरी का बात करें, तो जो सबसे बड़ा इन्होंने डिस्कवरी किया था, वो किस चीज़ का किया था, फायर का किया था। किस चीज़ का किया था, आग का खोज का किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका अननोन पीरियड में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, तो ये आपका 8000 बीसी तक चला था। बात करें कि जो आपका हिस्ट्री होता है, उसका शुरुआत भी आपका पैलोलिथिक
पीरियड से हुआ था। इस टाइम के जो मनुष्य है उसको हम लोग आदि मानव बोलते हैं। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है इसमें जो ह्यूमन होता था वो क्या होता, खाद्य संग्राहक होता था, यानी फूड स्टोर करने का काम करता था। इस टाइम के जो मनुष्य था उनका मेन उद्देश्य क्या था, अपना स्टोमच को भरना, यानी जानवरों की भांति, एनिमलों की भांति अपना पेट भरना ही उनका लक्ष्य था, उनका और भी कोई काम नहीं था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है यानी पूरा पाषाण काल है, इसमें जो मनुष्य होते थे वो कौन सा औजार यूज करते थे, कौन सा आपका अस्त्र शस्त्र यूज करते थे, तो जो मनुष्य थे उस टाइम जो वो औजार यूज करते थे, टूल्स जो यूज करते थे, वो कैसा टूल्स यूज करते थे, तो आपका पैलोलिथिक पीरियड में जो आपके ह्यूमंस थे वो जो टूल्स यूज करते थे वो कैसा टूल्स यूज करते थे, बिग टूल यूज करते थे, बड़े बड़े टूल को यूज करते थे। इस बात को आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर हमको समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि जो आपका पूरा पाषाण काल है यानी पैलोलिथिक पीरियड है, इस टाइम में आपको क्या देखने के लिए मिला है, इस टाइम में आपको ड्राइंग भी देखने के लिए मिला है। और ये ड्राइंग देखने के लिए कहाँ मिला है दोस्तों, तो ये ड्राइंग आपको एमपी में देखने के लिए मिला है। और एमपी में जो आपका एक केव है उस केव को हम लोग क्या बोलते हैं, भीमबेटका केव। भीमबेटका केव में आप लोग को क्या देखने के लिए मिला है, ड्राइंग देखने के लिए मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है ये आपका इसका क्या होता है, तो पैलोलिथिक पीरियड में जो मेन काम था वो यही था कि इस टाइम में क्या हुआ था, फायर का खोज हुआ था, इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ था। ठीक है, जो इस टाइम के लोग होते थे इनका मेन काम क्या होता था, इन टाइम के मेन लोगों का काम होता था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। क्या होता था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, इस टाइम के जो लोग होते थे वो शिकार करने और खाना खाने के लिए ही जीते थे। जानवरों के भांति, जैसे जानवर होता है उसका क्या काम है, उसका बस एक ही तो काम है, पेट भरना, बाकी उसको थोड़ी कुछ करना है। तो उस टाइम के जो आदमी होते थे उनका मेन काम यही होता था, हंटिंग करना और खाना खाना। जो टूल्स यूज करते थे हंटिंग के लिए वो कैसा टूल होता था, तो वो बिग टूल होता था। कैसा होता था, बिग टूल होता था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है उसमें क्या देखने के लिए मिला है, तो आप बोलोगे कि जो ऑस्ट्रिचेज है, जो आपका ऑस्ट्रिचेज है उसका जो अंडा है और जो आपका ऑस्ट्रिचेज है ये आपको पैलोलिथिक पीरियड में देखने के लिए मिलता है। जो उस टाइम के ह्यूमन होते थे वो कैसे होते थे, आदि मानव होते थे। आपसे अगर ये पूछता है कि जो उस टाइम के मानव होते थे वो किस प्रजाति के होते थे, तो आप तुरंत बोल दोगे कि उस टाइम के जो मनुष्य थे वो नेग्रिटो रेस के थे। कैसे थे, नेग्रिटो रेस के थे। कैसे थे, आपके नेग्रिटो रेस के थे। अगर हम बात करें कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है क्या इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे यस सर इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लोअर पैलोलिथिक पीरियड। कैसे डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, लोअर पैलोलिथिक पीरियड में। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कैसा कैसा, लोअर, मिडिल और आपका अपर। लोअर, मिडिल और अपर। जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल और अपर। इतना बात आपको समझ में आ गया, लोअर पैलोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड और आपका अपर पैलोलिथिक पीरियड। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लोअर पैलोलिथिक पीरियड क्या होता है। दोस्तों जो आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड है इसी को हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल बोलते हैं। जो आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड है इसी को हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इस टाइम में जो मनुष्य जो औजार बनाते थे, ये औजार किस चीज़ का बना हुआ होता था, तो ये जो औजार था दोस्तों ये आपका क्वार्टिजाइट स्टोन से बना हुआ होता था। किस स्टोन से बना होता था, तो क्वार्टिजाइट स्टोन से बना हुआ होता था। नोट्स पे अभी मत जाइएगा, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग का बना है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड है उस टाइम पे जो मनुष्य होते थे वो जो टूल्स यूज करते थे, जो औजार यूज करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्वार्टाइज स्टोन बोलते थे। क्लियर हो गया। जो आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड है इसमें जो आपका टूल्स है इसको भी फर्दर इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। कौन कौन सा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो हमारा चॉपिंग पेबुल कल्चर किस स्टेज से संबंधित है, किस पीरियड से संबंधित है, तो आप बोल दोगे लोअर पैलोलिथिक पीरियड से संबंधित है। इसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं चॉपिंग पेबुल संस्कृति। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका चॉपिंग पेबुल कल्चर है इसके जो औजार है, इसके जो टूल्स है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप बोल दोगे कि लोअर पैलोलिथिक पीरियड में जो हम लोग टूल्स यूज करते थे चॉपिंग पेबुल कल्चर टूल्स, इसको हम लोग कहाँ से पाए हैं, इसको हम लोग सोहन रिवर वैली से पाए हैं। कहाँ से पाए हैं, सोहन रिवर वैली से पाए हैं। और ये सोहन रिवर वैली कहाँ है, तो ये सोहन रिवर वैली आपका पंजाब में है। कहाँ पे आपका, सोहन नदी घाटी, सोहन रिवर वैली ये आपका पंजाब में है।
ठीक है। तो लोअर पैलोलिथिक पीरियड में जो हम लोग टूल्स यूज़ करते थे उसमें कौन सा पत्थर यूज होता था, कौन सा स्टोन यूज होता था, तो इसमें आपका क्वार्टजाइट इस्तेमाल होता था। जो इसमें टूल्स होते थे वो आपके दो टाइप के थे, एक तो आपका चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर था और एक आपका हैंड एक्स कल्चर था। एक आपका क्या था, हैंड एक्स कल्चर। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ हैंड एक्स कल्चर जो होता है इसको कौन से कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आप तुरंत बोल दोगे कि जो आपका हैंड एक्स कल्चर है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपका एक जगह है बदमदुरई। क्या है आपका, बदमदुरई। यहाँ पे आपको हैंड एक्स कल्चर देखने के लिए आपको मिलता है। तो आई होप आपको लोअर पैलोलिथिक पीरियड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मिडिल पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो जो आपका मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है इसी को हम लोग बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। जो आपका मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है इसके अगर आपको एविडेंस चाहिए, किसके साक्ष्य चाहिए कि जो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में जो भी आपको टूल्स वगैरह मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, तो आपको जाना होगा बेलन रिवर। कहाँ जाना होगा आपको, वेलन रिवर। और ये वेलन रिवर कहाँ है दोस्तों, तो ये वेलन रिवर आपको यूपी में है। तो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड के जो भी आपको प्रूफ्स हैं, जो भी आपको एविडेंस है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, बेलन रिवर, जो कि आपका कहाँ पे है, यूपी में है। क्लियर हो गया ये बात। अगर हम बात करें इस टाइम जो वहाँ पे स्टोन्स यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए वो कौन सा होता था, तो वो होता था आपका जैस्पर। जैस्पर से ये लोग क्या करते थे, हथियार बनाते थे, ठीक है। और क्या होता था आपका चर्ट, ठीक है। और क्या होता था आपका फ्लिंट स्टोन्स। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के। मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में जो औजार बनाते थे ये लोग, उसके लिए जो ये लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे वो कौन कौन सा स्टोन्स था, तो जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट स्टोन्स। क्लियर हो गया। और इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, इसके एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, तो बेलन रिवर में मिलते हैं। इस टाइम के जो टूल्स होते थे उसी को हम लोग क्या बोल देते थे, उसको हम लोग फलक बोल देते थे। क्या बोल देते थे, फलक। और फलक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फलक कल्चर। तो सवाल आता है कि फलक का मतलब क्या होता है, तो जो पत्थर को तोड़ के बनाया जाता है, जो भी औजार, जो भी टूल्स पत्थर को तोड़ के बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग फलक बोल देते हैं। तो आपका मिडिल पैलोलिथिक पीरियड भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अपर पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। तो देखिए अपर पैलोलिथिक पीरियड क्या होता है दोस्तों। जो आपका अपर पैलोलिथिक पीरियड होता है इसके अंदर जो आपके टूल्स यूज होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, उस टूल्स को हम लोग बोलते थे ब्लेड। जैसे आपसे पूछेगा मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज करते हो उसको क्या बोलते हो, तो आप बोल दोगे फलक। फलक क्या होता है, जो भी आपका पत्थर को तोड़ के बनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा अपर पैलोलिथिक पीरियड में जो आपका टूल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टूल्स को ही हम लोग ब्लेड बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इसके एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, तो इसके एविडेंसेस के लिए आपको जाना होगा नर्मदा रिवर वैली। कहाँ जाना होगा आपको, नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा रिवर वैली के पास आपको अपर पैलोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिलेंगे। और ये कहाँ पे है नर्मदा रिवर वैली, तो आप सारे लोग जानते हो एमपी में है, ठीक है। इसी टाइम अपर पैलोलिथिक पीरियड के टाइम ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा जो हमारे होमोसेपियंस हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आपका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। किसके अंदर, होमोसेपियंस के अंदर इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ अपर पैलोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि जो हमारे होमोसेपियंस थे उनका उद्भव कब हुआ, तो अपर पैलोलिथिक पीरियड में ही हुआ। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो आपका केव पेंटिंग है, जो आपका केव पेंटिंग है, तो ये तो आप बोल दोगे कि हाँ आपका पैलोलिथिक पीरियड है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछता है कि जो आपका केव पेंटिंग है, ठीक है, या जो आपके केव शेल्टर्स हैं, इसके प्रमाण कहाँ, कब, कौन से पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अपर पैलोलिथिक पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं। और केव पेंटिंग कहाँ पे है, तो आपका भीमबेटका में आपको देखने के लिए मिलता है। और भीमबेटका कहाँ है आपका, भोपाल में। कहाँ पे आपका, भोपाल में। तो इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया बताइए, तो इसी के टाइप से आपका पैलोलिथिक पीरियड कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बता देते हैं नोट से, ठीक है, नोट से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या है कि जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। जो आपका पैलोलिथिक है इसको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर पैलोलिथिक, ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। फिर हमारा मेजोलिथिक आता है, न्यूलिथिक आता है। पैलोलिथिक पीरियड क्या है, वैसा पीरियड जिस टाइम क्या हुआ था, फायर का इन्वेंशन हुआ था। इस पीरियड के टाइम जो मनुष्य थे वो क्या थे, फूड गैदरिंग करते थे और क्या करते थे, शिकार करते थे। इस टाइम के आदमी का मेन उद्देश्य यही था, अपना पेट भरना, ठीक है। इस टाइम के आदमी का मेन उद्देश्य क्या था, पेट भरना ही मेन कारण था। इस टाइम का बस उपलब्धि ये है कि ये लोग
फायर का क्या किए थे, खोज कर लिए थे। इस टाइम के आदमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आदि मानव भी कहते हैं। द लाइफ ए मैन टोटली डिपेंड ऑन हंटिंग। इस टाइम जो मनुष्य होता था उसका जो पूरा ज़िंदगी होता था वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता था, हंटिंग के ऊपर यानी शिकार के ऊपर ही डिपेंडेंट होता था। इस टाइम के जो मनुष्य होते थे, जो आपके मैन होते थे, वो किस प्रजाति के थे, तो नेग्रिटो रेस के थे, ठीक है। और इसी टाइम आपको ऑस्ट्रिच देखने के लिए मिला था, या ऑस्ट्रिच का अंडा भी इसी टाइम पैलोलिथिक पीरियड में देखने के लिए मिला था। वही मैंने जो आपको पढ़ाया कि दिस पीरियड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो आपका पैलोलिथिक पार्ट है, जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लोअर पैलोलिथिक पीरियड, लोअर पैलोलिथिक पीरियड में जो आपका स्टोन, जो आपका टूल्स होता था वो किस चीज़ का यूज होता था, क्वार्टजाइट का स्टोन यूज होता था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका चॉपिंग कल्चर था, जिसमें हमने क्या बताया था, जिसमें जो आपके टूल्स होते थे ये आपके सोहन रिवर वैली पंजाब में देखने के लिए मिला था, इसीलिए इसको हम लोग सोहन कल्चर के नाम पे भी जानते हैं। आपसे फिर पूछेगा कि हैंड एक्स कल्चर, तो हैंड एक्स कल्चर जो है आपका बदमुद्रई और आपको अतीरा पक्कम, जो कि आपका क्या है, मद्रास में, यहाँ पे आपको हैंड एक्स कल्चर का सभ्यता देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में जो हम लोग स्टोन यूज करते थे वो कौन कौन सा करते थे, जैस्पर करते थे, फ्लिंट स्टोन करते थे। और मिडिल पैलोलिथिक पीरियड का जो टूल्स होता था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फलक बोलते थे। और ये क्या होता था, पत्थर को तोड़ के बनाया जाने वाला ये आपका औजार है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फलक कल्चर भी बोल देते हैं। आपसे पूछेगा मिडिल पैलोलिथिक पीरियड का जो आपका एविडेंस है ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप बोलोगे वेलन रिवर वैली, और ये कहाँ पे है आपका, यूपी में। बात करते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड का, तो जो इसमें टूल्स यूज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। इस टाइम जो एवोल्यूशन होता है किसका, मनुष्यों का और होमोसेपियंस का। अगर आपसे पूछता है कि अपर पैलोलिथिक पीरियड में किसका उद्भव होता है, तो आप बोलोगे होमोसेपियंस का, ठीक है। अगर बात करें अपर पैलोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस के लिए, तो इसके लिए आपको जाना होगा नर्मदा रिवर वैली। केव पेंटिंग, केव शेल्टर्स भी आपको अपर पैलोलिथिक पीरियड में ही देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ पे मिलेगा, भीमबेटका भोपाल में। और ये भोपाल में कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। इतना बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको आप लोग जान लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी भी आपसे ये पूछे कि बताओ कि जो आपका पाषाण काल है यानी स्टोन एज है, ठीक है, जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी स्टोन एज है, इसका खोज किसने किया था, तो आप बोल देना कि इंडिया में 1863 में कौन आए, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट आए। कौन आए, आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट आए। कौन आए, आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट आए, रॉबर्ट ब्रूस फूट आए। और यही क्या किए, इन्होंने ही स्टोन एज का खोज किया था। इन्होंने ही क्या किया था, स्टोन एज का खोज किया था। तो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि बताओ जो आपका पैलोलिथिक पीरियड, जो आपका क्या है पैलोलिथिक पीरियड है, उसका खोज किसने किया था, तो आप बोल दोगे रॉबर्ट ब्रूस फूट। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है यानी आपका स्टोन एज है, जो आपका स्टोन एज है, इसका खोज किसने किया, तो आप तुरंत बोल दोगे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने आपके स्टोन एज का खोज किया था। आपसे अगर पूछे कि बताओ इंडियन हिस्ट्री का, अगर इंडियन हिस्ट्री का फादर के बारे में बात करें तो वो कौन है, तो इंडियन हिस्ट्री का अगर फादर आपसे पूछे तो आप बोल दोगे अलेक्जेंडर कलिंगम। अलेक्जेंडर कलिंगम कौन थे, अलेक्जेंडर कलिंगम जो थे वो आपके कौन थे, वो आपके इंडियन हिस्ट्री के फादर थे। कौन थे, इंडियन हिस्ट्री के फादर थे। अगर आपसे पूछे कि जो भारत में आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय है वो कहाँ पे है, तो आप बोल देना वो है आपका इंदिरा गांधी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। इस बात को आप समझ में आ गया आपको, आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ समझ में आ गया। तो मैंने आपको पैलोलिथिक पीरियड कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेजोलिथिक पीरियड। तो ये हमारा क्या है, मेजोलिथिक पीरियड का नोट्स है, तो आपको पता ही है। मैं अब आपको क्या करूँगा, मैं आपको पहले नोट्स पे समझाऊंगा, फिर यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट पेज ले लेता हूँ मेजोलिथिक पीरियड के बारे में। दोस्तों आप लोग को मज़ा आ रहा है ना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर कुछ आप लोग को लगेगा कि नहीं सर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो ये भी बता देना, ताकि मैं वो आप लोग को क्या करूँ, करवा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, मेजोलिथिक पीरियड के बारे में। तो देखिए जो आपका मेजोलिथिक पीरियड है वो किसके बाद आया, तो आप तुरंत बोल दोगे सर कि जो आपका मेजोलिथिक पीरियड है वो आया हमारा पैलोलिथिक पीरियड के बाद।
पीरियड के बाद, ठीक है। मेजोलिथिक पीरियड कब आया, तो ये आया आपका, कब आया, तो ये आपका आया पैलोलिथिक पीरियड के बाद। कौन आया, तो पैलोलिथिक पीरियड के बाद आया आपका मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताओ मेजोलिथिक पीरियड जो है इसके बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कौन दिया था कि मेजोलिथिक पीरियड भी है, तो मेजोलिथिक पीरियड के बारे में फर्स्ट जानकारी जो है वो किसने दिया था, करजाइल ने दिया था। किसने दिया था, करजाइल ने दिया था। और करजाइल ने कब इसके बारे में जानकारी दिया था, तो 1867 में दिया था। आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ मध्यपाषाण काल यानी मेजोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी किसने दिया था, तो आप बोलोगे करजाइल ने दिया था। कब दिया था, तो 1867 में दिया था। जो आपका मेजोलिथिक पीरियड है ये कब आया, तो मेजोलिथिक पीरियड जो है ये आपका पैलोलिथिक पीरियड के बाद आया, ठीक है। समझ में आ गया। इस टाइम जो आपके मनुष्य थे, जो आपके ह्यूमंस थे, वो टूल्स कैसा यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, तो वो स्मॉल टूल्स यूज़ करने लगे थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला जो था आपका कौन सा, पैलोलिथिक पीरियड, उस टाइम जो आपका टूल्स था वो क्या था, आपका बड़ा था। वो क्या था, आपका बड़ा था। अगर आपसे बात करें कि पैलोलिथिक पीरियड में क्या था ना, कि जब आदमी मर जा रहे थे तो अंतिम संस्कार वगैरह भी आपका मेजोलिथिक पीरियड में होने लगा था। तो जो आपका मेजोलिथिक पीरियड है क्या क्या था, मेजोलिथिक पीरियड का खोज करजाइल ने 1867 में किया था। इस टाइम जो मनुष्य थे उनका जो औजार था वो छोटा हो गया था। जो आपका मेजोलिथिक पीरियड है इस टाइम को ही हम लोग माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इस टाइम को मेजोलिथिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोलिथिक पीरियड को ही हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही है। और माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं, माइक्रोलिथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम जो टूल्स था ना वो क्या हो गया था, स्मॉल हो गया था। क्या हो गया था, टूल्स छोटा हो गया था। तो माइक्रोलिथ का मतलब ही क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए हम लोग मेजोलिथ को क्या बोल देते हैं, मेजोलिथिक को ही हम लोग माइक्रोलिथ भी बोल देते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब यही हुआ कि जो टूल्स था वो छोटा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, छोटा हो गया। पैलोलिथिक में क्या था, आपका बड़ा था। इतना बात क्लियर। जो इस टाइम के लोग थे वो मरने के बाद क्या करने लगे थे, अंतिम संस्कार वगैरह भी करने लगे थे। ये बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। तो देखो जो आपका मेजोलिथिक पीरियड है ये कब स्टार्ट हुआ, 8000 BC से आपका 4000 BC के बीच में स्टार्ट हुआ। यानी आपका कब हुआ, पैलोलिथिक पीरियड को ख़त्म होने के बाद ये आ गया, ठीक है। इस टाइम जो साइज ऑफ टूल था वो क्या था, स्मॉलर हो गया था। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोलिथ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, माइक्रोलिथ भी बोल देते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, वो आपको मानव का जो आपका अस्थि पंजर है वो कहाँ देखने के लिए मिला था, तो वो आपको मेजोलिथिक पीरियड में ही देखने के लिए मिला था। और कहाँ पे, सराय नहर। सराय नहर जो है ये कहाँ है, आपका प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। यहीं पे आपको मानव का अस्थि पंजर यानी स्केलेटन देखने के लिए मिला था। क्या देखने के लिए मिला था, स्केलेटन देखने के लिए मिला था, ठीक है। ये बात हो गया। इसी टाइम मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। और इसका साक्ष्य आपको कहाँ के देखने के लिए मिलता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और आपको बागौर राजस्थान में इसके साक्ष्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। और मेजोलिथिक पीरियड का खोज प्रथम जानकारी किसने दिया था, तो आपको सर करजाइल ने दिया था। कब दिया था, 1867 में। अब बात करते हैं हम लोग न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। दोस्तों जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में नवपाषाण काल भी बोल देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नवपाषाण काल कब स्टार्ट हुआ था, तो आप बोल देना 4000 BC से आपका 2500 BC तक आपका न्यूलिथिक पीरियड क्या था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस टाइम मनुष्य ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, मनुष्य ने इस टाइम आपका पहिया का खोज कर लिया था। इन्वेंशन ऑफ व्हील कब हुआ था, आपका न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था, यानी नवपाषाण काल में हुआ था। अगर कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है इसका इन्फॉर्मेशन किसने दिया था, तो आप बोल देना सर जॉन लुबुक। सर जॉन लुबुक, सर जॉन लुबुक ने फर्स्ट टाइम आपको न्यूलिथिक पीरियड के बारे में क्या किया था, जानकारी दिया था। और कब दिया था, तो 1865 में आपको जानकारी दिया था। जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है यानी नवपाषाण काल है, इस टाइम आपका पहिया का खोज हो गया था। इसी टाइम जो आपका मन का यानी घड़ा, जो आपका घड़ा होता है, जो आपका पॉट होता है, उस टाइम इसका भी खोज हो चुका था। इस टाइम आपको एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। और एग्रीकल्चर के साक्ष्य आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो मेहरगढ़ में देखने के लिए मिलेंगे। जो मेहरगढ़ ये कहाँ पे, तो ये आपका बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको अस्थाई जीवन के भी साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि गेहूं का साक्ष्य कहाँ मिला था, गेहूं का साक्ष्य यानी वीट का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो आप बोल देना मेहरगढ़ में मिला था। वीट का साक्ष्य आपको कहाँ मिला था, तो आप बोल दोगे मेहरगढ़ में आपको वीट का साक्ष्य मिला था, ठीक है। ये बात हो गया। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला था, बार्ले, वीट, कॉटन के आपको साक्ष्य मिले थे। इससे ये बात सिद्ध हो गया था कि न्यूलिथिक पीरियड में ही हम लोग क्या किए थे, हम लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ
फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस यानी चावल का आपको कहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला था, तो आप क्या बोलोगे, आप तुरंत बोल दोगे कि चावल का जो फर्स्ट एविडेंस था ये आपको मिला था कोल्डियावा में। कोल्डियावा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, और प्रयागराज कहाँ पे आपका यूपी में। और अगर आपसे पूछेगा कि बताओ वीट का यानी गेहूं का, तो आप क्या बोलोगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे आपका बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ जो है ना ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कहाँ पे है मेहरगढ़, तो वहाँ पे दो पहाड़ है, सुलेमान और कित्थर पहाड़, इसी के बीच में है आपका मेहरगढ़। और यहीं पे आपको जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था, यानी बैरले, वीट, कॉटन का आपको क्या मिला था, एविडेंस मिला था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ब्यूरेल्स के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रुज होम इन जीके, यहाँ पे आपको क्या मिला था, यहाँ पे आपको ह्यूमन स्केलेटन मिला था और डॉग स्केलेटन मिला था। इससे आपको ये बात पता चल गया था कि इस टाइम जो मनुष्य है वो क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। जो आपका ब्रुज होम है ये कहाँ पे है, तो ब्रुज होम जो है ये आपका कश्मीर में है। यहाँ पे आपको क्या मिला था, यहाँ पे जो आपका ब्यूरेल्स होता है, ब्यूरेल्स का मतलब क्या होता है, गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या हुआ, जैसे आदमी को मतलब होता है ना जमीन को कोर के, जब आदमी मर जाता है तो ज़मीन को कोड़ते हैं, गड्ढा करते हैं और उसके बाद हम उसके डाल देते हैं। तो यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिला था, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाते हुए पाया गया था। तो इसलिए ये समझ में आ गया था हम लोग को कि आदमी ने क्या किया था, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कुत्ता के साथ आदमी कहाँ मिला था, ह्यूमन स्केलेटन प्लस डॉग स्केलेटन कहाँ मिला था, तो आप बोल देना ब्रुज होम में मिला था। और ब्रुज होम कहाँ पे आपका, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बोन्स टूल्स आपको कहाँ मिला था, हड्डी से बना हुआ जो आपका टूल्स है वो कहाँ पे मिला था, तो बिहार में मिला था। और बिहार में कहाँ पे मिला था, बिहार में आपको चिरांद में मिला था। चिरांद कहाँ है, तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, सारण में एक जगह है चिरांद, वहीं पे आपको बोन्स टूल्स मिला था, यानी हड्डी से बना हुआ उपकरण आपको मिला था। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको तीनों चीज़ पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ा दिया दोस्तों, मैंने आपको पैलोलिथिक भी पढ़ा दिया, मेजोलिथिक भी पढ़ा दिया और आपको नियोलिथिक भी पढ़ा दिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना चाल्कोलिथिक पीरियड, कि चाल्कोलिथिक पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका चाल्कोलिथिक पीरियड है ये वैसा पीरियड है जिस टाइम क्या हुआ था, जिस टाइम मनुष्य ने फर्स्ट मेटल का डिस्कवरी किया था, और वो फर्स्ट मेटल क्या था, कॉपर था। इसीलिए हम लोग इसको चाल्कोलिथिक पीरियड भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव ने फर्स्ट मेटल का कौन सा फर्स्ट मेटल को खोज किया था, तो आप बोल दोगे कि मानव ने जो फर्स्ट मेटल का खोज किया था वो क्या था, आपका कॉपर था। जो आपका चाल्कोलिथिक पीरियड है इसमें ही बताया गया था कि कॉपर का यूज जो है मनुष्य वो पहली बार कब किया था, तो 5000 BC में किया था, ठीक है। जो आपका कॉपर से बने हुए आपको हैंड एक्स टूल्स वगैरह कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, अतीरी पक्कम मद्रास में आपको मिलते हैं, ठीक है। जो आपका चाल्कोलिथिक पीरियड है इसी को हम लोग प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चाल्कोलिथिक पीरियड को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप बोल देना प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और अब हमारा लास्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा मेटल एज। मेटल एज में आपका कॉपर, हैंड एक्स वगैरह जो बना था ये आपका किस में बना था, आपका मेटल एज में ही बना था। फिर आता है आपका ब्रोंज एज। ब्रोंज एज आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1500 BC से लेके आपका 1750 BC तक, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। यहीं पे क्या मिला था, डांसर का स्टैचू मिला था। तो ये बात हमको समझ में आ गया था कि ब्रोंज का यूज होने लगा है। तो आप बोलोगे कि डांसर स्टैचू जो आपकी नृत्यिका है उसका स्टैचू कहाँ पे देखने के लिए मिला था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला था। और ये जो डांसर का स्टैचू है इसी में किस चीज़ का यूज हुआ था, ब्रोंज का यूज हुआ था। और ये जो ब्रोंज है ये कब कौन से ईयर के टाइम था, तो 1500 BC से लेकर आपका 1750 BC तक, ठीक है। फिर बात करते हैं आयरन एज का। तो आयरन एज आपका 1000 BC के टाइम हुआ था। और इसके साक्ष्य आपको कहाँ पे मिले हैं, तो अतरंजी खारा, और ये कहाँ है आपका, इटावा में, यूपी के पास आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों, हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था, हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है एंशिएंट इंडिया में आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका कंप्लीट हो गया। स्टोन एज पढ़ा दिया, मेटल एज पढ़ा दिया, पैलोलिथिक पीरियड क्या होता है, मेजोलिथिक पीरियड क्या है ये आपको बता दिया, न्योलिथिक पीरियड क्या होता है ये बता दिया, कॉपर, ब्रोंज और आयरन भी आपको बता दिया। अब हम लोग कल के क्लास में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के सारे PYQ क्वेश्चन करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। अब मैं डेली क्लासेस लूँगा तो आपको ये चीज़ साथ में करते जाना है। और अगर आपको क्लास का नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। यकीन मानिए दोस्तों मैं आपको 30,000 क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आपसे एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।